हेलो दोस्तों, सो वी आर बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिटी। ये गवर्नेंस का पार्ट है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का पर्पस क्या होता है? दे वांट टू इम्प्रूव आवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? ताकि आपकी जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो सके। सो दे एम टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स कर रहे थे तो हमें ज़रूरी लगा कि हम कॉलोनियल गवर्नमेंट से शिफ्ट करके डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करें। उसके लिए हमने क्या क्या किया? हमने गोरा वाला रिपोर्ट आई हमारी, उसके बाद हमारे सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड एआरसी आए, असिस्टेंट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। उसके बाद हमारा होटा कमीशन आया। अब बात करते हैं हमने मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, भारत देश के अंदर, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। उसके बाद हमारी दो एआरसी कमीशंस आए। फिर हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अब हम ह्यूमन रिसोर्स की अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो हमारा मिशन कर्मयोगी आया। देन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। उसके बाद अभी रिसेंटली जो कल ही एक एक्ट, अभी एक्ट नहीं बना है, प्रेसिडेंट का साइन इज लेफ्ट, बट उसको भी आप कोट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पेपर लीक इशू के बाद जो एक्ट हमारा बना है। देन सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स में हमारा सीपी ग्राम्स है, फिर हमारा आरटीआई एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, सेवोत्तम मॉडल है। ये सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। फिर टेक एनेबल्ड गवर्नेंस में ई क्रांति, ई ऑफिस, ई समीक्षा, उसके बाद ई समन्स। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनको भी आप कोट कर सकते हैं। जो हम कल बात कर रहे थे जुडिशरी की, दोज एग्जांपल कैन आल्सो बी कोटेड हेयर। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हमने जितने भी हमने रिफॉर्म्स लाए उसको हमने मॉनिटर करने के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेकर आए, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट लेके आए। तो दी आर सम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स दैट वी हैव। अब बात करते हैं रोड ब्लॉक्स की। व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स दैट वी हैव टू सी? सबसे पहले कहा जाता है कि सेंट्रलाइज्ड हायरार्की है, यानी कि ऊपर से आप बता देते हो कि ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है। इंस्टेड इट शुड बी, बिकॉज इट ऐसा बोला जाता है कि वन शू फिट ऑल अप्रोच नहीं वर्क करती। तो दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द रोड ब्लॉक। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड करप्शन इज अ रियलिटी। देन देयर इज अ लो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। जैसे कि कल हमने देखा था कि प्रिजन्स वगैरह में वन थर्ड स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से there is no proper training and they are not aware how they are supposed to be treating the inmates because of that low capacity building and inadequate training. उसके बाद इंटर कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। there is a lack of convergence in the schemes. उसके बाद there is a pressure from you know all these rapid socio-economic changes that are happening, जैसे कि urbanization, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, the people, the capacity building is not happening at that level कि they are not able to match up to the technology. अब वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे है पहले है एग्जीक्यूटिव सिनर्जी बिटवीन मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट। देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एज अ ब्यूरोक्रेट, if you do not feel कि you don't agree with the particular policy, then still you should be implementing that or not. तो I will just like to say कि लोगों ने आपको नहीं चुना है। लोगों ने किसी इंसान को चुना है, उसकी बातें सुनकर सुना है, उसके जो आइडियाज थे, उसकी जो सोच थी, उसके जो प्रोमिस थे, उन बातों को सुनकर लोगों ने उसको चुना है। तो इट इज पीपल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों की जो विल है उसको सुना जाए। तो डजेंट मैटर यू एग्री विद इट और यू डोंट एग्री विद इट, इफ योर इफ योर मिनिस्टर, if your if your local MLA has a vision for that place, then as a bureaucrat it is your duty to implement it in the best possible manner. आप बोलोगे ना ये लॉ बेकार है, हर बेकार से बेकार लॉ के अंदर भी कुछ अच्छा होता है। इम्प्लीमेंट द गुड पार्ट। ओके? बिकॉज आपको लोगों ने नहीं चुना, यू विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड, बट दैट पर्सन इज गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो, ही इज गोइंग टू बी आंसरेबल। तो इट इज इट द पेनी एंड्स विद हिम। एनीवेज, नेक्स्ट चीज है कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। कोटा कमीशन की रिकमेंडेशन भी है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई सिटीजन इंटरफेसेस। देन हमें पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को रिवैम्प करने की जरूरत है। देन देयर इज अ नीड ऑफ डोमेन बेस्ड कार्डर, बिकॉज जैसे कि कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट्स आर जर्नलिस्ट, one person cannot have knowledge about everything, so there is a need for domain based cadres. Then there should be a centralized civil service authority जो आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं वो सेंट्रलाइज तरीके से हो, इंस्टेड ऑफ कि एक स्टेट में अलग है एक में अलग है। दैट 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 इज देयर।
फिर वी नीड टू अडॉप्ट न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एआई, ब्लॉकचेन, इस सबको हमको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस। अब बात आती है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एम्फोसाइज किया है कि देयर हैज टू बी अ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल। तो आप यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी को कोट कर सकते हैं जब भी सिटीजन सेंट्रिक की बात करें। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो फोकस होगा वो होगा सिटीजन वेलफेयर एंड सेटिस्फेक्शन। तो आपकी जो गवर्नेंस है, चाहे वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे है, आपको गुड गवर्नेंस देना है और फोकस होगा सिटीजन वेलफेयर एंड सेटिस्फेक्शन। दो शब्द याद रखने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका लीगल फ्रेमवर्क। देयर हैज टू बी अ रेमेडी अवेलेबल। तो साउंड लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके बाद जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो अगल अदर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंटेशन रोबस्ट होना चाहिए, स्टाफ कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। देन डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, यानी कि नीचे से आवाज आए कि हमें ये चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऊपर से कोई बोले कि आपको ये चाहिए। देन देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी। अब की इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें जो हमने लिए हैं फॉर इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, तो सबसे पहले आता है सेवात्तम मॉडल 2006। ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस है, इन्होंने इसमें तीन मॉडल्स को इंक्लूड किया है सेवोत्तम मॉडल में। पहला है सिटीजन चार्टर, दूसरा है पब्लिक ग्रीवियंस मैकेनिज्म, और तीसरा है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज। ठीक है। सिटीजन चार्टर हम हर कोई जानते हैं, जिसमें ऑलरेडी टाइमलाइंस डिफाइंड होती है कि कौन सा काम कितने दिन में होना है। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने पंचायती राज मॉडल को अडॉप्ट किया अपने देश में, और जो सोशल ऑडिट होती है वो पीआरआई की होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसा होता है कि एक ऑडिटर बाहर से आता है, बट हम लोग सबको बैठाते हैं, पंचायत के लोगों को, और जो वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और जो ऑडिटर होते हैं, वो बैठ के बताते हैं कि ये काम ऐसे हुआ, इसमें इतने पैसे लगे, इसमें ये लगे, ये लगे, एंड पीपल आर लिस्निंग एंड दे हैव द राइट टू क्वेश्चन। एंड इनफैक्ट एक नया मॉडल भी हम लोग अब यूज़ करते हैं कि उस एरिया में क्या काम होना है वो लोग सबमिट करते हैं, द पीपल। इसको हम बोलते हैं जीपीडीपी, आई थिंक इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो कि गांव ग्राम सभा जो होती है वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे क्या क्या काम होना है। तो दैट इज ऑल्सो डिसेंट्रलाइज मॉडल, जीपीडीपी। ओके। उसके बाद आता है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था 2014 में। तो इसमें हम लोग क्या करना है, हमें बेसिकली वी हैव टू इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर हमें जो एब्सोल्यूट लॉज है जो नहीं रहे उनको हमें रिहॉल करना है। इसलिए हम लोग बीएनएस लेके आए, आईपीसी को हटा के, बिकॉज आईपीसी जो है आपका 1860 का क्राइम था उस टाइम। उसमें पता है हिट एंड रन भी नहीं था। आपको पता है हिट एंड रन नहीं था क्यों? अब घोड़ा गाड़ी से क्या टक्कर मार के भागोगे भाई? उसके बाद आपके उसमें स्नैचिंग नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो आईपीसी में नहीं थी। तो यू नो और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भी एग्जिस्ट नहीं करती थी या फिर जो जरूरी नहीं थी। तो बीएनएस आया, उसके बाद हमने सीआरपीसी को हटा के बीएनएसएस लेकर आए, हम सीआरपीसी को हटा के। इस तरीके से एब्सोल्यूट लॉज को हटाने की जरूरत है। आई थिंक अब सीपीसी जो है वो भी हमारा 1909 का है, उसको भी हटाने की, कोडिफाई करने की ज़रूरत है। फिर हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लेके आए, जैसे कि डिजी लॉकर, उमंग ऐप, जिसमें आपके सारे डिपार्टमेंट्स की आपको इनिशिएटिव के बारे में पता चल जाता है। तो दीज आर द मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। फिर बात आती है डिजिटल इनिशिएटिव्स की, जिसमें हमने सबसे पहले आता है आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो जो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, दे कैन दे कैन अपडेट देयर सेल्फ कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री इनिशिएटिव, फ्री कोर्सेज अवेलेबल होती है दैट यू कैन डू एनी टाइम। आई गॉट एआई सारथी है, उसके बाद आई गॉट एआई ट्यूटर है, तो आप एआई में भी खुद को कर सकते हो। फिर कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब, जो कि मैंने बात की, इट इज़ द सेम थिंग, मतलब इट इज़ ऑन द सेम सेम मॉडल। उसके बाद आरटीआई एक्ट्स आए, कंप्यूटराइज्ड आपके पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम आया, इसको हम सीपी ग्राम से भी बोल देते हैं। अब आते हैं डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो हमने क्या किया, हमने पेपर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस कर दिया। हमने अभी क्या है कि जैसे कि हम ई ऑफिस की बात करते हैं, आई एम इन दिल्ली, समबडी एल्स इज इन यू नो कोलकाता, तो आई कैन सेंड अ फाइल डायरेक्टली एंड पेपर, देयर इज नो नीड फॉर दैट मूवमेंट ऑफ अ पेपर फाइल, एंड दे कैन रीड इट देयर, दे कैन ऑल दैट इज देयर। फिर हम बात करते हैं सर्विस डिलीवरी की। ये हमने एनहेंस की है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस गवर्नमेंट का, सरकार का, लोगों को दे दिया है। जैसे कि आपको आपको
लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, यू नीड नॉट वेट टिल कि मंडे होगा मैं जाऊंगा अप्लाई करूंगा। अभी आप इस वक्त बैठे बैठे रात को 12 बजे बैठे बैठे यू कैन अप्लाई फॉर अ लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट वगैरह होंगे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द गवर्नेंस इज अवेलेबल ऑल द टाइम। फिर आता है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन को आपने बढ़ाया है बिकॉज यू नीड अ टू वे इंटरेक्शन। तो आपने फीडबैक पोर्टल्स दिए हैं, कंसल्टेशन ग्रीवियंस सिस्टम दैट इज देयर। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ऑडिट ट्रेल्स जो हमारी डिजिटल हुई है। तो हमने डिस्क्रिशन का जो स्कोप है वो हमने कम से कम करने की कोशिश की है। अब बात आती है अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की और कॉस्ट को रिड्यूस करने की। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें वी नीड टू ऑटोमेट द रूटीन टास्क, ताकि आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, जो एरर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी उसका एग्जांपल दिया था लाइसेंस का, कि यू नीड नॉट वेट, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इफ देर इज अ फॉल्ट दैट वुड बी इन्फॉर्म टू यू, बट बाय डिफॉल्ट जो रूटीन टास्क है एक्सेप्टेंस होता है दैट विल बी बाय डिफॉल्ट। फिर उसके बाद डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो वी नीड टू जनरेट एक्शनेबल डेटा टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे वहाँ पे प्रमोशन की, जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने गवर्नमेंट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था 2006 में, दैट यू नीड टू हैव क्वांटिफाइबल डेटा टू शो बैकवर्डनेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस। तो वैसे तो हम ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव देख ही रहे थे, बट इसको सही से देख लेते हैं। ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है, इट इज़ यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि आईसीटी। आईसीटी को यूज़ करना है हमें अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर में। और इंडिया की जो रैंक है 97th है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2004 में, तो 2024 में। तो वी नीड टू वी हैव अ लॉट टू इम्प्रूव। तो हमारा पर्पस क्या है, स्मार्ट स्मार्ट में क्या आता है हमारा, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस हमको चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, पहले आती है G2C। G2C होती है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसके लिए हमने डी लॉकर, आधार, ये सारी चीज़ें लेकर आए। फिर आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमने, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, ई कोड्स, इस ऐसी चीज़ों में हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें हमने सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आए हैं। फिर हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लेकर आए हैं, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल लेकर आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी हम लेकर आए हैं। अब आता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमने इसमें क्या लेकर आए, हमने सेंट्रलाइज अटेंडेंस मेंटेनेंस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए हैं, कैम्स। ठीक है, ई पेरोल सिस्टम लेकर आए, इस तरह की हम चीज़ें लेकर आए हैं। अब बात करते हैं ऐसे इनिशिएटिव की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस में लिए हैं। सबसे पहला डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में ही आया था, जिसमें हमने एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी की बात की और नॉलेज बेस्ड सिस्टम की हमने बात की, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम। फिर आते हैं हमारे CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें हम बहुत सारी जो सर्विसेज है रूरल एरियाज में वो हम लोग विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू डिजिटल मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट एक एक गवर्नमेंट पेज टू दैट पर्सन, एक ऑनरियम बोल लीजिए या सैलरी बोल लीजिए, एंड ही दैट पर्सन प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज टू द विलेज पीपल। फिर आता हमारी उमंग ऐप। इसमें क्या है, हमारी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसमें जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज होती है वो आपको एक सिंगल ऐप में मिल जाती है। डिजिटल लॉकर में आप जानती है आपकी पेपरलेस अवेलेबिलिटी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, एंड इट इज लीगली यू नो एक्सेप्टेबल, ये नोबडी कैन से कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। फिर बात आती है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम की। तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था। इसमें हमने ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम स्टार्ट किया फार्मर्स को, ताकि बेटर से बेटर रेट्स मिल सके। फिर आती है चैलेंजेस की। तो सबसे पहला हमारा इशू जो जहाँ भी टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज हमारे होंगे ही। मिसयूज ऑफ डेटा हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, डेटा थेफ्ट और फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि आपको लगता है कि एग्जैक्ट सेम वेबसाइट है यार, और आप गलत वेबसाइट पे अपना डेटा डाल देते हैं, या फिर आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज में हमारी इनिशियल कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस बहुत ज़्यादा होती है। जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो या फिर इम्प्लीमेंट करते हो तो स्टार्टिंग में आपका खर्चा बहुत आता है। फिर यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो इंग्लिश हर जगह अंडरस्टैंडेबल नहीं हो सकती, लेकिन हम जो डिजिटल सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ प्रीडोमिनेटली इन इंग्लिश। बाकी लैंग्वेज भी अवेलेबल होती है बट प्रीडोमिनेटली इट इज़ इन इंग्लिश। फिर बात आती है लिटरेसी रेट हमारे देश में जो है डिजिटल लिटरेसी दैट इज़ ओनली 38%। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड जो है हमारा, डिजिटल डिवाइड जो है दैट इज ऑल्सो देयर। 24% रूरल पीपल आर ओनली हैव एक्सेस टू इंटरनेट, वेयर एज सिटीज में क्या है ये 66% है।
ओके। तो बात आती है वे फॉरवर्ड। सबसे पहले क्या है, जो हमारी जो ई गवर्नेंस की पॉलिसी फ्रेमवर्क है, दैट नीड्स टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप है उससे इंसुलेट करना है। यानी कि मैं इसको समझाता हूँ कि आपकी जो पॉलिसी है, ये नहीं कि ये सरकार आई तो इसकी ये पॉलिसी, ये सरकार आई तो इसकी ये पॉलिसी। तो हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ई गवर्नेंस का, दैट नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम दैट। उसके बाद क्या आता है, टेक्नोलॉजी के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो पब्लिक को, एजेंसीज को, एंड ये आपको बताना है कि भाई ये रिस्क है, इसके साथ एग्जिस्ट करते हैं ना। यू कैन नॉट बी हाइडिंग ऑल दैट, एंड यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर ऑल दैट ऑल्सो। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी जो है, इट शुड बी डेवलप्ड इन अ मैनर दैट यू हैव टू डिलीवर द सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टू ऑल दोज पीपल हु डू नॉट इवन ओन द, क्या बोलते हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज। तो आपके जो डिजिटल सॉल्यूशंस होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है आप उनको भी केटर करें। जो CSC था हमारा, वो उसी डायरेक्शन में एक स्टेप था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में सिटीजन्स के लिए। अब बात करते हैं हम ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस की। तो मीति और सीडैक ने क्या लॉन्च किया है, ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें इट इज एनकरेजिंग इंडियन स्टार्टअप्स टू पिच एंड पायलट कटिंग एज ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस सॉल्यूशंस। तो मीति जो है हमारी मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने ये लेकर आए हैं सीडैक के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट इंश्योर टेम्पर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिटेबल रिकॉर्ड कीपिंग। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। एक कंप्यूटर से एक फाइल जनरेट हुई, अगले में गई, तो इट विल कीप अ डिजिटल ट्रैक की ये फाइल इसके पास गई। अगर इसने इसमें कुछ एडिट किया तो इट विल हैव अ डिजिटल ट्रैक ऑफ दैट ऑल्सो कि ये इसने एडिट किया है। तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर यानी कि ये हर चीज़ को अकाउंट कर रहा है, हर चीज़ को वो कर रहा है, एंड इट इज़ डिसेंट्रलाइज। तो नेक्स्ट हुआ तो यू हैव अ प्रॉपर चेन कि किस पॉइंट पे, किस जगह पे क्या आपके चेंजेस आए हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बात करते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूटेबिलिटी, कंसेंसस एंड क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। तो आपका जो होता है, डेटा मैनिपुलेशन वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाती है, बिकॉज अगर कोई भी मैनिपुलेट करेगा तो इट विल गेट रिकॉर्डेड। अब रोल क्या है ब्लॉकचेन का गवर्नेंस में, अगर हम सोच के देखें तो जैसे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वी कैन एड्रेस द फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि यहीं से आया है कि नहीं, और उसकी आप चेन को ट्रैक कर सकते हैं। इट कैन डीलेज को भी आप चेक कर सकते हो कि भैया किस स्टेप के किस ऑफिसर पे, किस ऑफिशियल के पास डिले हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया है, एनआईसी ने सर्टिफिकेट चेन करके डेवलप किया है, विच इज अ सिक्योर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड सिस्टम। फिर अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें ब्लॉकचेन में, तो जो कर्नाटका का औषध सिस्टम है, वो क्या करता है, वो मेडिसिन का पूरा मूवमेंट ट्रैक करता है मैन्युफैक्चर से लेके हॉस्पिटल तक, ताकि कहीं भी क्वालिटी का लीक ना हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अवेयर। उस साथ ही साथ पेशेंट्स कैन वेरीफाई मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी, क्वालिटी, सारी चीज़ें आप उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे हमारा ICJS सिस्टम होता है, यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये क्या करता है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहाँ पे आपके केस रिकॉर्ड्स, एविडेंस, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, और उसकी टेम्परिंग नहीं हो सकती। अगर होगी तो उस सिस्टम में मेंटेन हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन पावर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या उसमें क्या होगा कि इसके बाद ये ओनर हुआ, ये ओनर हुआ, ये ओनर हुआ, तो दैट विल ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी देयर, एंड यू कैन वेरीफाई द ओनरशिप राइट्स एंड एवरीथिंग एल्स। ये नहीं बोल सकते आपके बीच के पेपर खो गए किसी के, तो कहीं तो सेकंड पर्सन ने अपने नाम पे बना लिया, कहेगा नहीं नहीं देखो इससे डायरेक्ट मैंने खरीदे हैं। तो दैट कैन नॉट बी डन। उसके बाद क्या है, एडिशनल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड फॉर रिमोट वोटिंग। जैसे कि हमने बिहार के केस में देखा था, बिहार इज ट्राइंग दिस। तो रिमोट वोटिंग का हम ट्राई कर रहे हैं। फिर GST मॉनिटरिंग कैन बी डन, देन ब्लड बैंक्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों में हम ब्लॉकचेन को ला सकते हैं। और इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, यूनिमिति ने क्या किया है, इट हैज प्रोवाइडेड अ यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर डेवलपिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशन। ओके, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया है, एक बेसिकली ढांचा है, इसके ऊपर यू कैन बिल्ड अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम दैट यू कैन बिल्ड अपॉन ऑन दैट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमने डेवलप किया है ताकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। फिर आता है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम,
जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं फॉर लैंड टाइटल रजिस्ट्रेशन। ये आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं आंध्र, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र का। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, जिसमें क्या प्रपोज किया गया है, दैट विल अडॉप्ट एआई, ठीक है, एमएल, ब्लॉकचेन, जीआईएस फॉर डिलीवरिंग मल्टीलिंगुअल रियल टाइम एंड सेक्टर स्पेसिफिक सिटीजन सर्विसेज। जैसे कि इसका एग्जांपल है डिजी यात्रा, उसके बाद है आपका डिजिटल इंडिया भाषिणी। अब हम बात करते हैं प्रगति की। तो सेंट्रल ने क्या बोला है, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि सेंटर का जो प्रगति मॉडल है, वो है प्लेटफॉर्म है, दैट नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड इन स्टेट। तो प्रगति में बेसिकली क्या होता है ना, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं उसको हम, इट इज एक्चुअली ई प्रगति। उसको एक डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं पूरा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सिर्फ डैशबोर्ड नहीं है, इसकी मंथली मीटिंग होती है। स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स अपना अ, देते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करते हैं, एंड जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हर मंथ उस डैशबोर्ड पे इम्प्रूवमेंट देख के कि किस प्रोजेक्ट का कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, ही होल्ड्स अ मीटिंग विद ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस कि दिस एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, तो that is why, because when you know that somebody at the top is looking at that dashboard, तो you become accountable। तो इसमें जो लॉन्च किया था, इट इंडिकेट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर्स उस मीटिंग का ई प्रगति होता है, बिकॉज ऑनलाइन मीटिंग होती है। और if the PM is not there, then somebody at the PMO takes the meeting, but the meeting happens। ओके, तो ये क्या है, इट इज़ अ मल्टीपर्पज एंड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट पे। तो इसमें क्या होता है, इट रिव्यूज मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, एज आई टोल्ड यू, इट इज लिटरली द मीटिंग इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी मंथ। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर अ सिनारियो वेयर somebody else chaired that। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें पीएम गति शक्ति, परिवेश, पीएम रेफरेंस पोर्टल, ये सारे जो गवर्नेंस टूल जो होते हैं, इनको होस्ट करके, इनको इंटीग्रेट करके एक डैशबोर्ड पे सारी चीजें नजर आती है, लाइक विच इज विजिबल फॉर एवरीबॉडी टू सी कि यार इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट में। तो अब ग्लोबल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, तो एक एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी की एक एक्सटर्नल स्टडी है, जिन्होंने प्रगति को क्या बोला, इट इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एंड दैट दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज लिटरली ट्रू, इट इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे आप छुपा ही नहीं सकते कि अरे नहीं नहीं, हो रहा है, हो रहा है। इट इज अ रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फास्ट ट्रैकिंग होती है, जो अगर बॉटल नेक्स होते हैं उसको आप वहीं पे डिसीजन लेके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। देन इट इम्प्रूव्स आउटकम्स ऑफ फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स। उसके बाद सिटीजन ग्रीवियंसेस को आप एक जगह पे सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें की ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्लेड बाय प्रगति क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसमें पड़ा है। तो सेंटर और स्टेट एक टीम की तरह काम करते हैं, इसमें मिनिस्टर्स, रेलेवेंट मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर अगर स्टेट स्पेसिफिक होता है तो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हाई प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन रेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 94% इश्यूज जो होते हैं वो वहीं के वहीं आपके सॉल्व हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग टाइम डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स एंड कोऑर्डिनेशन फेलियर्स। उसके बाद आता है अनलॉकिंग लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आपका जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक था, ये 1994 में आपका अप्रूव हुआ था, लेकिन फाइनली कमीशनिंग कब हुई इसकी, 2025 में। उसी तरीके से नई मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या बोगीबील मल्टी मॉडल, बोगीबील जो आपका मल्टी मॉडल ब्रिज है, उसमें ट्रेन एंड सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ई प्रगति पे यू आर एबल टू मॉनिटर इट, और जो भी इश्यूज आते थे यू आर एबल टू आंसर इट तभी के तभी। इंटरनेट शटडाउन की अगर हम बात करें, ये न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज एक रिपोर्ट है एक्सेस एंड नाउ एनजीओ की, जिसमें इन्होंने बात की है दैट इंटरनेट शटडाउन्स को हमको खत्म करना है। अब इंटरनेट शटडाउन का अगर हम स्टेटस की बात करें, तो 2025 में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ 313 इंटरनेट शटडाउन हुए अक्रॉस 52 कंट्रीज। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। इंडिया में हमारे मैक्स जो हुए हैं 65 शटडाउन हुए हैं, जो कि इट इज लोवेस्ट सिंस 2017, बट हाईएस्ट इन एनी डेमोक्रेसी एंड सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल। ठीक है, तो 65 शटडाउन हमारे हुए हैं, कम कर रहे हैं बट स्टिल इट इज अ बिग नंबर। अब एक्सेप्शंस क्या है, ऑर्डर्स आर लीगली पब्लिश्ड। ठीक है, अगर आपने लीगली जरूरत के हिसाब से, मतलब लीगली पब्लिश क्या है कि नीड हैज बीन फेल्ट एंड देन द ऑर्डर वाज पब्लिश। तो इस केस में क्या है, इट इज एक्सेप्शन केस, बट इवन देन ऑल्सो इट शुड नॉट बी देयर इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज ट्रू।
अब बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन की। अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो 2017 से पहले सीआरपीसी 1973 में हमारा अंडर सेक्शन 144 के अंदर हम ये लगा देते थे, जो बोलते हैं ना, पांच ज्यादा आदमी नहीं लगे। 144 का हम उसी तरीके से लेते हैं। बट सीआरपीसी का जो 144 है, इट बेसिकली टेल्स दैट मजिस्ट्रेट कैन कर्ब गैदरिंग और एनी एक्टिविटीज, तो इंटरनेट इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अभी ये क्या बन गया है, बीएनएसएस में सेक्शन 163 बन गया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट हमारा जो बोलता है, इट एम्पावर्स टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, एक्सेप्ट फॉर नेचुरल डिजास्टर और पब्लिक इमरजेंसी। उस केस में आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 19(2) में जो हमारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें क्या बोलते हैं कि पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए आप स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब हम फेवर की बात करते हैं और हम अगेंस्ट की बात करते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं। अगर हम सिक्योरिटी के बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो JNK में हमने पोस्ट 370 ये जो है आर्टिकल 370 है, कि हमने 370 के बाद जो हमने शटडाउन्स लगाए थे, उससे मिलिटेंसी को हम कर्ब कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम कम्युनल वायलेंस, जैसे हमने देखा 2023 में मणिपुर में या हरियाणा में हमने जो इंटरनेट शटडाउन किया, उसने हमने कम्युनल वायलेंस को कम किया। फिर मिस इन्फॉर्मेशन को हमने नहीं फेंकने दिया, जैसे कि दिल्ली राइट केस में हुआ। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, जैसे सीए के टाइम पे यूज़ किया, फार्म बिल्स के टाइम पे यूज़ किया, ताकि पीस बनाई रखी जा सके। उसके बाद एग्जाम की इंटीग्रिटी के लिए 2021 में रीट एग्जाम जो था राजस्थान का, उसमें शटडाउन हुआ था ताकि पेपर लीक ना हो सके। ये है क्यों हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यू नो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। तो सबसे पहला इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1.9 बिलियन डॉलर्स हैव बीन लॉस्ट, इन्वेस्टमेंट हैज बीन लॉस्ट इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 2023। ये पुराना डेटा है, बट डेटा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू ट्रेड। आर्टिकल 19 में बोला गया है कि अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया, तो पर्सन हु इज जैसे जैसे ये जो हमने बात की है कि इन्वेस्टमेंट लॉस हुई है, तो बंदा जो रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, दे आर सफरिंग, तो देयर राइट टू ट्रेड इज गेटिंग इन्फ्रिंज्ड। फिर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, तो अगर इफ एनी क्राइम इज हैपनिंग अगेंस्ट अ वुमन, शी कैन नॉट रिपोर्ट इट। दैट इज वन एग्जांपल, है ना। उसके बाद हम राइट सॉल्यूशन की बात करें, तो इट लिमिट्स योर स्पीच एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका वो हो रहा है। फिर हम बात करें प्रेस फ्रीडम की, तो 2019 में अगर हम देखें, तो जर्नलिज्म इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन वहाँ की अच्छी या बुरी आप बाहर तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। आफ्टर 370 वॉज यू नो हटाया गया था। फिर अगर हम एजुकेशन की या हेल्थ केयर की बात करें, तो वो भी आपका डिसरप्ट होता है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें फ्रीडम ऑफ इंटरनेट पे, क्या है, फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या बोला गया है, दैट इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये भी बोला गया था कि ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब यू कैन हैव इंटरनेट, दैट इज अ फंडामेंटल राइट, बट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे सबके घर जाके मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टू पे फॉर इट, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। ठीक है, द वर्डिंग वॉज डिफरेंट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट वर्ड, बट दैट वाज द समरी। फिर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दोबारा से बोला गया कि इंटरनेट फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19A। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, उसकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट का नाम है सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट। इसमें क्या बोला गया है कि डीओटी टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप दूसरे देशों में देखो क्या हो रहा है। फिर जो सस्पेंशन का ग्राउंड है कि आपने इंटरनेट बंद किया है, दैट क्राइटेरिया हैज टू बी कोडिफाइड। अपनी मर्जी से नहीं, सबसे पहले उसकी लिखित कंडीशंस होनी चाहिए, दूसरा वो मैकेनिज्म जो है वो जस्टिफाई करना चाहिए, वो मैकेनिज्म प्रॉपर प्रोसीजरल होना चाहिए। फिर प्रोपोर्शनलिटी, सीधी ये हमेशा होता है कि द पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एक्ट, तो प्रोपोर्शनलिटी रूल शुड अप्लाई हेयर ऑल्सो। और शटडाउन को लिफ्ट करने का भी एक प्रोसीजर होना चाहिए कि भैया इतना आपकी इतना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, आपने लगा दिया, प्रॉब्लम इतनी कम हुई है, तो अब वो लिफ्ट भी हो सकता है। यू नो इट हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। फिर रिव्यू कमिटीज होनी चाहिए, जिसमें रिटायर्ड जज होने चाहिए और पब्लिक मेंबर्स होने चाहिए। 3 मेंबर रिव्यू कमिटी जो देखे कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। देन देयर शुड बी अ सेलेक्टिव बैन इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट बैन। उसके बाद इफेक्टिवनेस को भी चेक किया जाए कि इसका कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो आई एम गोना स्टॉप हियर। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। सो कीपिंग द वीडियो शॉर्ट फॉर नाउ, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।